हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, ग्रीन थ्योरम, स्टोक थ्योरम, गॉस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस को, जो कि प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इन सारे क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड शॉर्ट ट्रिक के साथ में सॉल्व करूंगा और ये ट्रिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट से क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड वेक्टर ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर, देन कर्ल ऑफ आर क्रॉस ए हमें फाइंड आउट करना है। कि अगर ये कोई वेक्टर आर दे रखा है, जो आपको पता ही होगा कि आर की वैल्यू क्या होती है, पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और वेक्टर ए इन्होंने कहा है ये कांस्टेंट वेक्टर, दैट इज वेक्टर ए जो है इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वही वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना। तो हमसे पूछा है कर्ल आर क्रॉस ए की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको पता होगा कि कर्ल कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे पहले जो वीडियो बनाए हैं मैंने कॉन्सेप्ट्स के, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमें फाइंड आउट करना है कर्ल आर क्रॉस ए। ठीक है, कर्ल को रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, डेल से, और लगाते हैं एक क्रॉस। ठीक है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए, ये हमें फाइंड आउट करना है। आपको पता होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ आपको ये पता होगा कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, हमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? इसकी और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, मतलब वेक्टर डेल डॉट वेक्टर ए, और सिंपल मल्टीप्लाई में आ जाएगा वेक्टर आर माइनस, अब वेक्टर डेल डॉट वेक्टर आर और सिंपल मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा वेक्टर ए। ये है हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ओपन करने का तरीका। ठीक है ना। वैसे तो आप चाहो कि पहले आई क्रॉस ए फाइंड आउट कर लो, उसके बाद में उसका कर्ल फाइंड आउट करो। आपको दो दो तीन तीन बार जो है इसमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उससे तो अच्छा है कि आप इसको इस तरह से कीजिए। करने का तरीका जैसा कि मैं आपको पता है, मैं क्वेश्चंस में इन वाली क्वेश्चंस जो हैं इनमें समेशन का यूज करता हूं, जिससे कि मुझे कम से कम लिखना पड़े। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, समेशन, ठीक है ना, आई, और इसकी जगह डेवर अपॉन डेवर एक्स डॉट, इसकी जगह आई ए वन लिख सकता हूँ क्या? अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए इज टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप और प्लस ए थ्री के कैप है। अगर ये मेरा वेक्टर ए है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, और बाहर आ जाएगा मेरा वेक्टर आर। ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ पे आप नोट कीजिए, वो क्या है कि मैंने अभी आर को समेशन के बाहर रखा है, आर को भी समेशन में इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि आपको समझाना है कुछ। ठीक है, माइनस। अब इसको कैसे करेंगे? तो आपको पता होगा ये जो है कांस्टेंट वेक्टर है, तो इसके साथ इनसे कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब ये जो है वेक्टर ए बाहर आ जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे डेल आर को? ठीक है, सेम वही प्रोसेस, समेशन आई डेवर अपॉन डेवर एक्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ में, आई एक्स। कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे हम? इसकी मल्टीप्लाई तो हो जाएगी आई, तो देखा जाए तो हम क्या मिलेगा, समेशन। ठीक है, ए वन बाहर आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे डेवर ए वन अपॉन डेवर एक्स मैंने क्यों नहीं लिखा। एक चीज़ आप सोचिए, ये मेरा ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर का ही तो एक कोफिशिएंट है ये, तो ये मेरा डेल ऑपरेटर है। और ऑपरेटर जो है किसी वेरिएबल में तो ऑपरेट होगा, ना कि कांस्टेंट क्वांटिटी में। तो इसलिए ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको मैं पहले लिखूंगा डेवर अपॉन डेवर एक्स। ठीक है, ठीक। उसके बाद अब मेरा ये रहा आर, आर को मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, आई एक्स। अगर मैं ये समेशन जो है सारे पे ले लेता हूँ, इस बार मैंने क्या किया, आर को भी समेशन के अंदर ले लिया, क्योंकि मुझे शॉर्ट में सॉल्व करना है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको समेशन के साथ ही ले लिया, और समेशन के साथ ले लिया तो आर की वैल्यूज क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो समेशन के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, सिर्फ इतना, और लगा दूंगा मैं समेशन। तो मैंने क्या किया यहाँ पे ए वन डेवर अपॉन डेवर एक्स और आई एक्स माइनस,
वेक्टर ए जैसा है सेम रहेगा, ठीक है ना। और ये इसकी मल्टीप्लाई करी तो क्या हो जाएगा, डेवर एक्स अपॉन डेवर एक्स, क्योंकि वेक्टर आई ऑफ डॉट वेक्टर आई जो है 1 हो जाएगा। वेक्टर आई या आई कैप डॉट आई कैप की जो वैल्यू है वो मेरी 1 हो जाएगी। तो मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि समेशन डेवर एक्स अपॉन डेवर एक्स, दैट इज इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। अब आगे क्या करना है मुझे, अब आप एक चीज़ समझिए, ये आई है बाहर आ जाएगा, समेशन आई A1 और डेवर एक्स अपॉन डेवर एक्स माइनस वेक्टर ए, ये हो जाएगा मेरा क्या 1। अब 1 के साथ में डॉट प्रोडक्ट लगाऊं, क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊं, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब ये सिंपल प्रोडक्ट है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। ठीक, यहाँ इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो मुझे मिला क्या, समेशन आई A1, ये कैप है सारे, माइनस वेक्टर ए, ये मुझे मिला, ठीक है ना। अब ये मुझे मिला है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इस मुझको ये मिला है आई A1 प्लस जे कैप A2 प्लस के कैप A3, क्योंकि मैंने समेशन को ओपन किया, 3 टर्म्स में होगा ना, आई है तो आई जे के 3 टर्म्स में ओपन होगा, सेम ये भी 3 बार आएगा, क्योंकि ये समेशन 1 है, और इसका मतलब ये हुआ जो 1 है वो भी 3 बार आएगा, दैट इज माइनस का 3 वेक्टर ए। अगर आप समेशन का इस्तेमाल करना सीख गए तो फिर वेक्टर एनालिसिस में कुछ भी नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपको लेंथी नहीं लगेगा। अगर आपको समेशन समझ में नहीं आ रहा है तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि समेशन से क्वेश्चन को जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, समेशन आई A1 को लिखा है, 3 बार लिखना है ना मुझे, आई है तो जे भी आएगा के भी आएगा, मतलब आई A1 प्लस जे A2 प्लस के A3 माइनस का। अब एक देखिए यहाँ पे समेशन था लगा हुआ ना, डेवर एक्स अपॉन डेवर एक्स आपने बंद कर दिया तो समेशन 1 हो गया। अब जाहिर सी बात है समेशन 1 है तो आप सोच रहे हो सिर्फ एक बार लिख के छोड़ दो, जी नहीं, समेशन है ना, समेशन था, पहले भी है अब भी है, लेकिन क्या था हमारा, जैसे यहाँ पे था एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, हमने यहाँ पे 3 फॉर्म को कंबाइन करके सिर्फ सिंगल फॉर्म में लिखा है ना, वैसे ही मुझे इस वन को भी अब एक्सपेंड करना है। अभी ये अकेला है तो आगे मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पे जाके, तो ये मेरा 3 बार हो जाएगा, यहाँ पर भी अगर समीशन 1 लिख देता हूँ मैं तो ये हो जाएगा माइनस का 3a, और इसकी वैल्यू आपको पता ही होगी क्या होगी, आई A1 जे A2 और के A3 जो है यहाँ पे मैंने आपको लिखाया है कि, तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है वेक्टर ए की, दैट इज क्या हुआ वेक्टर ए माइनस 3 टाइम्स वेक्टर ए, दैट इज माइनस का 2 वेक्टर ए इज द आंसर। ठीक है, समझ में आया। समेशन का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने समेशन का इस्तेमाल करना नहीं सीखा तो क्वेश्चन जो हैं आपको लेंथी हो जाएंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जीएससी 2015 में आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं इफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप, देन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन भी कौन सा है, डबल इंटीग्रेशन, दैट इज सरफेस इंटीग्रेशन, वेक्टर एफ डॉट ईटा कैप इंटू डी एस वेयर एस इज अ सरफेस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। देन हमसे वैल्यू पूछी है, जो हमें ये इंटीग्रेशन दे रखा था इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। एक फंक्शन एफ दे रखा है, ठीक है, एक वेक्टर है हमारे पास, और हमसे पूछा है डबल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ डॉट ईटा कैप इंटू डी एस की वैल्यू क्या होगी, जबकि जो एस है सरफेस है, सरफेस कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सरफेस गिवन है, डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है। अगर आपको यही नहीं पता होगा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आपने अगर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ी है 3D में, तो आपने पढ़ा होगा स्फीयर जो होता है, तो स्फीयर का जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0 जो होता है जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर होता है, ठीक है ना। तो भाई ये है, तो इसमें हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एक तो ये कि इसका सेंटर है वो 0 0 होगा, ठीक है ना। ठीक, हालांकि हमें सेंटर का कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है किसकी, आर, आर इज इक्वल टू क्या होगा 1, रेडियस है ये, ठीक है। ठीक,
अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आप इस क्वेश्चन में आगे करेंगे क्या। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, पहले वो लिख लेते हैं। हमें फाइंड आउट करना है सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर एफ डॉट ईटा कैप इंटू डी एस। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसके इक्वल होगी। अगर आपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को पढ़ा है तो आपको पता होगा उसका स्टेटमेंट क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है जो सरफेस इंटीग्रेशन है वेक्टर एफ डॉट ईटा कैप इंटू डी एस की जो वैल्यू होगी किसके इक्वल होगी, इक्वल होगा ट्रिपल इंटीग्रेशन दैट इज वॉल्यूम। ठीक है ना। डाइवर्जेंस निकालना है किस चीज़ का, हमें एफ का, और लगा देना है क्या, डीवी। दैट इज ए वॉल्यूम इंटीग्रल है, ये सरफेस इंटीग्रल है और ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो हमें डाइवर्जेंस ऑफ एफ का वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेना है और इसकी वैल्यू जो है इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये तो रही हमारी गॉस थ्योरम या फिर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है ना। तो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहती है कि सरफेस इंटीग्रेशन चेंज होता है किसमें, वॉल्यूम इंटीग्रेशन में। ठीक, तो हमें निकालना है क्या, डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ एफ को कैसे लिखेंगे, डेल डॉट एफ, वेक्टर डेल डॉट वेक्टर एफ किसके इक्वल होगा, डेवर अपॉन डेवर एक्स एफ वन प्लस डेवर अपॉन डेवर वाई एफ टू प्लस डेवर अपॉन डेवर जेड एफ थ्री। अब ये आप सोच रहे होंगे एफ वन एफ टू एफ थ्री क्या है, कुछ भी नहीं है। आई कैप के कोफिशिएंट को एफ वन, जे कैप के कोफिशिएंट को एफ टू, के कैप के कोफिशिएंट को एफ थ्री हमने कह दिया है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हमें निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ एफ। कैसे निकालेंगे, इसका एक्स के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर ए, और अगर मैं इसका वाई के साथ डिफरेंशिएशन करता हूँ, देखिएगा प्लीज, अगर मैं इसका वाई के साथ डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ बी, प्लस अगर मैं इसका जेड के साथ डिफरेंशिएशन करता हूँ, जेड के साथ डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सी। तो हमें क्या मिला, ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, ये है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ। इतना हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है ना। तो हमारा स्टेप ये था कि कैसे भी करके हम डाइवर्जेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमने कर लिया। अब क्या करना है हमें आगे, हमें आगे ये करना है, हमें निकालनी है वैल्यू किस चीज़ की, इंटीग्रेशन एस वेक्टर एफ डॉट ईटा कैप इंटू डी एस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ एफ, पहले ट्रिपल इंटीग्रेशन लगाना है, इसकी जगह लिख लेना है ए प्लस बी प्लस सी जिसकी वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट की है। ठीक है ना। मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी ट्रिपल इंटीग्रेशन दैट इज वॉल्यूम इंटीग्रेशन, और डी वी लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब आगे क्या करना है, इंपॉर्टेंट तो यही है, यहाँ तक तो आप लोग कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट ये है इसके आगे आप कैसे करेंगे। कुछ नहीं, सिंपल, ए प्लस बी प्लस सी जो है ऐसा ही रहेगा। आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए इस पोर्शन का, कि ये पोर्शन आखिर है क्या, ट्रिपल इंटीग्रेशन डीवी का क्या मतलब है, और ट्रिपल इंटीग्रेशन डीवी का क्या मतलब है। इसका मतलब है जो सरफेस हमको गिवन है, एक बार प्लीज जरूर सुने, जो सरफेस हमको गिवन है उस सरफेस का वॉल्यूम हमको फाइंड आउट करना है। सरफेस क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया, इसलिए सरफेस मेरा स्फीयर है। ठीक है ना। तो इस पूरे का मतलब है कि हम स्फीयर के वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। स्फीयर के वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको वही लिखाया। ठीक है ना। तो क्या आएगा, 4/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी, आंसर। अब जीआईसी 2015 में इतना अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, आप उम्मीद कर सकते हैं लेवल क्या रहेगा। क्वेश्चन सिर्फ बहुत छोटा सा है, आप उसको सॉल्व करेंगे, समझाने में बेशक टाइम लगता है, लेकिन जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो विद इन सेकेंड, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को आप 30 सेकेंड से ऊपर भी टाइम लेंगे सॉल्व करने में। तो यहाँ से हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा अगला सवाल है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कह रहे हैं इफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जेड जे कैप माइनस जेड स्क्वायर एक्स के कैप देन द वैल्यू ऑफ कर्ल ऑफ एफ एट द पॉइंट 1 2 3 इज। एक फंक्शन हमें, या फिर कह सकते हैं एक वेक्टर हमको गिवन है, तो हमें उस वेक्टर का कर्ल फाइंड आउट करना है एट द पॉइंट 1 2 3। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कर्ल एफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कर्ल एफ फाइंड आउट करेंगे कैसे, कर्ल एफ
को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर एफ, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। किसके इक्वल होगा वैल्यू, एक डिटरमिनेंट बनाते हैं, यहाँ पर आई जे के लिख लिए, हालांकि मैं लिखता नहीं, आप लिख लीजिए, ठीक है ना। और अब क्या करेंगे, डेल की वैल्यू लगाते हैं, डेवर अपॉन डेवर एक्स, डेवर अपॉन डेवर वाई, डेवर अपॉन डेवर जेड, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं क्या, जो f है f की वैल्यूज को पुट करते हैं, क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर जेड और माइनस का जेड स्क्वायर एक्स। इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं इसको एक्सपेंड। एक्सपेंड कैसे करेंगे आपको पता होगा, आई कैप इज इक्वल टू आई कैप टाइम्स इसकी मल्टीप्लाई, मतलब इसके साथ डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इस चीज़ का जो कि 0 आएगा, माइनस इसका इसके साथ डिफ्रेंशिएशन डेट जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक, माइनस जे कैप टाइम्स इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस का कितना आएगा जेड स्क्वायर, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई या फिर इसका कह सकते हैं हम डिफ्रेंशिएशन होना है, तो डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा -0 प्लस के कैप टाइम्स, ठीक है। अब के कैप टाइम्स क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई या फिर इसका इसके साथ डिफ्रेंशिएशन हमको करना है, डेट इज हो जाएगा 0 माइनस। अब हमको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है इसके साथ में, तो ये y है, यहाँ पर भी y है, डेट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, क्या है माइनस का आई वाई स्क्वायर या फिर आई कैप वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर जे कैप, माइनस का एक्स स्क्वायर के कैप। ये तो रही वैल्यू किस चीज़ की, कर्ल एफ की, लेकिन हमसे कर्ल एफ नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है कि कर्ल एफ तो आप फाइंड आउट कीजिए, लेकिन एट द पॉइंट पी, जो पॉइंट पी है डेट इज 1 2 3 पर हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, सिंपल, एक्स वाई जेड की जगह पे 1 2 3 हमको पुट कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यहाँ पर 2 है, डेट इज 4, तो माइनस का 4 आई कैप, ठीक है, प्लस जेड, और जेड की वैल्यू क्या है 3, डेट इज 9 जे कैप, और x की वैल्यू है 1, डेट इज के कैप। ये है हमारा आंसर। इजी है, क्वेश्चन इजी है, बस करना आना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला सवाल है, क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं इफ वेक्टर आर इज इक्वल टू cos nt i कैप प्लस sin nt j कैप वेयर n इज अ कांस्टेंट, ठीक है, जो n आ रहा है बार बार ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है कांस्टेंट है, ठीक है, nt इज अ वेरिएबल, ये t है और वेरिएबल है, तो हमसे वैल्यू पूछी है इन्होंने किस चीज़ की, वेक्टर r डॉट डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, ठीक। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं क्या हम, डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि टी जो है हमारा वेरिएबल है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि cos nt का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos nt का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का n sin nt, ठीक है। आई कैप जैसा है साथ में चलता रहेगा, ऐसे ही इसका करते हैं तो आ जाएगा हमारा cos nt j कैप, ठीक है। एक चीज़ कॉमन है यहाँ से, क्या n कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा है मेरे पास sin nt आई कैप प्लस cos nt जे कैप, ये रहा, और आर ऊपर दे रखा है, तो हमसे अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस चीज़ की, वेक्टर आर डॉट डी आर अपॉन डी टी की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कर लेते हैं। तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट डेट इज एन, तो बाहर आना ही आना है, ठीक है। इस आई आई वालों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और जे वालों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आएगा माइनस का साइन एन टी कॉस एन टी प्लस यहाँ से कॉस एन टी साइन एन टी, देखा जाए दोनों ही इक्वल हैं, डेट इज 0। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इजी था। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं इफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ दिस, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर एफ, या फिर इन्होंने कहा है कि जो एफ है वो क्या होगा। आप ऑप्शंस देख पा रहे होंगे, पहला ऑप्शन है उन्होंने कहा है कि जो एफ है वो सोलेनोइडल होगा, ऑप्शन बी है कि रोटेशनल होगा, ऑप्शन सी है
कि इरोटेशनल और सोलेनॉइडल दोनों ही होगा, या फिर हमारा ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, हमसे ये पूछा है इसका नेचर कैसा होगा, सोलेनॉइडल होगा या फिर इरोटेशनल होगा या दोनों होगा। ठीक है, अब ये मोटे मोटे वर्ड्स आपने ऑप्शंस में देख लिए, कम से कम आपको इनकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि सोलेनॉइडल क्या होता है और इरोटेशनल क्या होते हैं। वेक्टर एफ है, एक फंक्शन है, एक वेक्टर है, इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस बारे में कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं। सोलेनॉइडल के लिए क्या होता है, इरोटेशनल, कोई भी वेक्टर है इरोटेशनल कब कहलाता है, उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ये होती हैं, अगर मेरा डाइवर्जेंस ऑफ एफ जो है 0 आ जाता है, ठीक है, तो जो है हम कहेंगे वेक्टर जो है सोलेनॉइडल होगा। या फिर कह सकता हूँ मेरा कर्ल एफ जो है अगर वो 0 आ गया तो मैं कहूँगा जो मेरा वेक्टर है वो एक रोटेशनल वेक्टर है। ठीक है ना। अब ये चीज़ है दो, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, एक फंक्शन दे रखा है, सॉल्व करना है, कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होगा। जैसे इन्होंने पहला ऑप्शन है सोलेनॉइडल, ठीक है, ये मेरा ऑप्शन 1 था और ये मेरा ऑप्शन 2 था। मैं ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा, तो सबसे पहले उन्होंने कहा सोलेनॉइडल डाइवर्जेंस ऑफ एफ फाइंड आउट करना है मुझे। ठीक है, करता हूँ क्या, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ दैट इज डेल वेक्टर डेल डॉट वेक्टर एफ। वेक्टर एफ की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, वेक्टर डेल डॉट ग्रेड ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xy/z। ठीक है, इतना तो कर लिया। अब एक चीज़ और नोट कीजिए, यहाँ से इन्होंने एक चीज़ इनडायरेक्ट दी है। वो क्या दिया है इन्होंने, ग्रेड ऑफ दिस, फंक्शन को फंक्शन के जैसे ना देके थोड़ा सा घुमा के दिया है। ट्रिक क्वेश्चन में यही है कि आपको इसका फंक्शन इस तरह से दिया है ना कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं इसमें करूँ तो करूँ क्या। आपको कुछ नहीं करना है, जो वर्ड लिखे हैं जैसे कि यहाँ ग्रेड लिखा है, आपको बस उसी की डेफिनेशन का इस्तेमाल करना है कि ग्रेड ऑफ दिस फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे फाई की जैसे वर्क करेगा और ये मेरा ग्रेड तो है ही, दैट इज डेल, और इसके साथ में क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy/z, दैट इज डेल स्क्वायर ऑफ पूरी क्वांटिटी जो है इसके हमको डेल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ये आपका कहीं से कहीं तक 0 आता हुआ नहीं दिख रहा है, दैट इज डज नॉट इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड सारे ही आएंगे। आप कितना भी इनको सॉल्व कर लीजिए ये कटेंगे ही नहीं, कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो जो 0 तो नहीं आएगा। अब क्या करना है, ठीक है, अब मैं जाता हूँ सेकंड ऑप्शन के साथ में। सेकंड ऑप्शन क्या है मेरा, कर्ल एफ। आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ आपको एग्जाम में करना कैसे है। आपको फाइंड आउट करना है कर्ल एफ, ठीक है ना। तो कर्ल एफ कैसे निकालेंगे, कर्ल एफ सबसे पहले डेफिनेशन यूज करते हैं। कर्ल एफ की क्या होती है, वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर एफ। ठीक है, वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर एफ की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो वेक्टर एफ की वैल्यू क्या है हमारी, ग्रेड ऑफ दिस, देख पा रहे होंगे, ग्रेड ऑफ दिस दैट इज डेल। ठीक है, और साथ में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xy/z। इतना ही तो किया मैंने, अब तो कुछ नहीं किया है, सिर्फ वैल्यू पुट की है। तो अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, डेल क्रॉस डेल की वैल्यू क्या होती है। आपको पता होना चाहिए डेल क्रॉस डेल हमेशा ही 0 होता है। तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इस चीज़ की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें सॉल्व करना था सिर्फ इतने पार्ट से कि डेल क्रॉस डेल जो है 0 होता है, और कर्ल एफ मेरा 0 आ गया, कर्ल एफ जो है 0 आ गया। तो मेरा वेक्टर कैसा हुआ, और अगर कर्ल एफ 0 आता है तो जो हमारा वेक्टर एफ है वो क्या होगा हमारा, इरोटेशनल। डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इजी था, आपको बस इनकी डेफिनेशंस पता होना चाहिए, इनके मीनिंग पता होना चाहिए, और इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है।
अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, कह रहे हैं अ वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस। हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि एक सरफेस है। सरफेस हमारा कौन सा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 5 के नॉर्मल है एट द पॉइंट 1 2 3। ठीक है, हमें इस पॉइंट पर नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस दिस फाइंड आउट करना है। अब आपको पता होना चाहिए जो वर्ड इस क्वेश्चन में इस्तेमाल किए गए हैं उन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। दैट इज नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस क्या चीज़ होती है आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। हमें फाइंड आउट करना है नॉर्मल वेक्टर, दैट इज नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। ये वर्ड इस क्वेश्चन में यूज़ किया हुआ है। तो नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस जो वर्ड है इसका मीनिंग ये होता है कि हमें कुछ और नहीं बल्कि ग्रेड 5 फाइंड आउट करना है। कितना इजी है, इन्होंने वर्ड्स में लिख दिया है कि आप ये चीज़ फाइंड आउट कीजिए नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं जब ग्रिड पढ़ाया था आपको तो उसमें मैंने सब लिखाया है कि नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस क्या होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस क्या होता है, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज क्या होती है, डिफरेंशियल डेरिवेटिव क्या होते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, वो सब कुछ और कुछ नहीं बल्कि ग्रेड 5 होता है। और एट द पॉइंट पी इन्होंने कह रखा है तो एक यहाँ पर पी और चिपका दीजिए, दैट इज यहाँ से ऑप्शन हमारा आ जाएगा। अब सॉल्व कैसे करते हैं? तो हमें पता है ग्रेड में हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी होगी। सबसे पहले हमें एक्स वाई और जेड के साथ में डिफरेंशिएशन हमें फाइंड आउट करने होंगे जो सरफेस गिवन है उस चीज़ के। डेट इज ये फंक्शन ये दे रखा है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। तो हमने अपना फंक्शन तो सही से लिख लिया। अब क्या करते हैं, इस फंक्शन के एक्स वाई जेड के साथ में डिफरेंशिएशन और फाइंड आउट कर लेते हैं। डेट इज क्या? डेवर 5 अपॉन डेवर एक्स, डेवर 5 अपॉन डेवर एक्स फाइंड आउट कर लीजिए। क्या आएगा? 2x माइनस वाई। ठीक है ना? डेवर 5 अपॉन डेवर वाई भी फाइंड आउट कर लीजिए। क्या आएगा मेरा? माइनस एक्स प्लस जेड। सिंपल। और एक चीज़ और, डेवर 5 अपॉन डेवर जेड और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो क्या आएगा हमारा? इसका जेड के साथ डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? सिंपल, सिर्फ और सिर्फ वाई। ठीक है ना? अब ये इतना हमने कर लिया। अब इतना करने के बाद आगे क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए कि हमें फाइंड आउट करना है ग्रेड 5। ग्रेड 5 का मीनिंग क्या होता है? ग्रेड 5 का मीनिंग ये होता है कि आई डेवर अपॉन डेवर एक्स 5 प्लस जे कैप टाइम्स, ये कैप है, डेवर 5 अपॉन डेवर वाई प्लस के कैप टाइम्स डेवर 5 अपॉन डेवर जेड। सिंपल। ये हमको वैल्यूज पुट करनी है। साथ ही साथ एक काम और करते हैं, जो पॉइंट पी है वो भी साथ ही साथ पुट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे कोई मेन एग्जाम टाइप क्वेश्चन तो है नहीं कि आपको हर एक स्टेप लिखकर दिखाना है। शॉर्ट में कम से कम टाइम लगाने में हमें भरोसा रखना चाहिए। तो दैट इज ग्रेड 5 एट द पॉइंट पी इज। तो हमें पॉइंट था गिवन 1 2 3, 1 2 3। तो ये 1 2 3 हमें गिवन है, इसको वैल्यूज को पुट कर देना है इसमें। तो 2 माइनस 2 डेट इज क्या हो जाएगा? 0। ऐसे ही हम बात करते हैं इस पोर्शन की, तो इसमें ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। -1 प्लस 3 डेट इज 2 प्लस का 2 जे कैप। ऐसे ही ये है तो ये है वाई डेट इज प्लस का 2 के कैप। तो हमारा ग्रेड 5 एट द पॉइंट पी क्या है? 2 टाइम्स जे कैप प्लस के कैप, जे कैप प्लस के कैप। आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया है और इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो ये क्वेश्चन सारे के सारे आपके इम्पोर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट फॉर अ कॉमन कैटनरी। ठीक है, 4 हमें ऑप्शंस गिवन है और कॉमन कैटनरी से रिलेटेड उन्होंने पूछा है। कब आया है? यूपी पीजीटी 2016 में ही आया हुआ है। कॉमन कैटनरी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एक छोटा सा ही टॉपिक है, सिंपल है। अगर आपको इसके बारे में पता है, नहीं पता है तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। कॉमन कैटनरी जो होता है इस तरह से
कि किसी भी एक स्ट्रिंग है या फिर किसी एक डोरी को कह देते हैं, 2 पॉइंट्स या 2 खूंटियों के बीच में एक इस तरह से लटका दिया जाता है, ठीक है ना? और एक ये है। तो इस तरह का मेरा डायग्राम जो है कोई भी कॉमन कैटेनरी को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर ये पॉइंट होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई से, और ये होता है मेरा सी। इसको हम सेग कह देते हैं और इसको स्पान कह देते हैं। ये दोनों पॉइंट जो हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी को हम स्पान कहते हैं। साथ ही साथ अगर मेरे यहाँ से मैं कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट पर, क्योंकि इसमें डोरी में कोई ना कोई वेट तो होगा ही, तो उस वेट को मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और इस वेट के साथ में अगर इसी पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, ये टेंजेंट मैंने एक ड्रॉ किया है इस कर्व पर, या फिर कह सकते हैं कैटनरी पर। कैटनरी और कॉमन कैटनरी में फ़र्क बस इतना ही है कि जो कॉमन कैटनरी होती है उसमें पर यूनिट लेंथ का जो वेट होता है वो कांस्टेंट होता है, या कह सकता हूँ जो वेट है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द स्ट्रिंग। मतलब जो डोरी या फिर जो कर्व बन रहा है उस पर जितनी भी लेंथ है, उस लेंथ पर जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वेट ज़्यादा हो गया, यहाँ ज़्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया, नहीं। कि कोई भी पॉइंट आप उस पर उठा के देख लीजिए, उस पर जो वेट होगा वो इक्वल होगा। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इस टाइप की कैटेनरी को कॉमन कैटेनरी कहते हैं, ठीक है ना? तो इस डिस्टेंस को x कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को s, ये y हो गई। और स्ट्रिंग को लेंथ को अगर मैं s से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, और ये s से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ये क्या हमारा पॉइंट ये होता है। इस पॉइंट को कहते हैं लोएस्ट पॉइंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं t0 से, और t0 इक्वल होता है किस चीज़ के, WC। अब C क्या है, C है लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की। और ये क्या चीज़ है, ये इसे हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। जैसे कि आपने पैराबोला में पढ़ा होगा, देखा जाए ये एक पैराबोला टाइप का ही है। तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, और ये एंगल जो है मेरा, इसे कहते हैं हम साई। जो टेंजेंट ड्रॉ किया था वो इनिशियल लाइन के साथ में या डायरेक्ट्रिक्स के साथ में जो एंगल फॉर्म कर रही होती है उसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है एक कॉमन कैटेनरी का मोटा मोटा ओवरव्यू जो मैं आपको बताना चाहता था। तो इससे रिलेटेड आपके पास कुछ रिलेशंस हैं, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ, और किस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। पहला क्या है कि आपको इनसे पूछेगा कि आपको इंट्रिंसिक इक्वेशन जो होती है कॉमन कैटेनरी की वो क्या होती है। तो S इज इक्वल टू सी टेंस आई, ये मेरी इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी होती है, ठीक है। दूसरा आपसे क्या पूछेगा कि इसकी कार्टेशियन इक्वेशन भी बताइए। आपने अभी तक इंट्रिंसिक बताया, आपसे पूछेगा कि कार्टेशियन भी बताइए, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें कॉमन कैटेनरी का जो इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू, ठीक है, c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c। y is equal to c cos hyperbolic x upon c is the Cartesian equation of common catenary, and s is equal to c tan psi is the intrinsic equation of common catenary, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गए, इन दोनों के इक्वेशंस क्या हैं कॉमन कैटेनरी के। अब कुछ रिलेशंस हैं जो एग्जाम में आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, मैंने देखा है आपको ये कई बार रिपीट किए गए हैं, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्या है। तो पहला है हमारा s इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, आपसे डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेगा। दूसरा क्या है, दूसरा है y इज इक्वल टू सी सेक साई, ठीक है ना। तीसरा क्या है, तीसरा है y स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। हालांकि ये मैं करा चुका हूँ आपको सारे, फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन आया है तो आपको बता देना जरूरी समझता हूँ, इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ। चौथा क्या है, चौथा होता है x इज इक्वल टू सी लॉग ऑफ सेक साई प्लस टेन साई, ठीक है ना। और पांचवा होता है x इज इक्वल टू सी लॉग ऑफ एस प्लस बाई अपॉन सी। और छठा होता है हमारा क्या, t इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई। तो ये कॉमन कैटेनरी से रिलेटेड 6 रिलेशन है और 2 हमारे इक्वेशंस हैं। ये हमारा इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, और ये हमारे रिलेशंस। आपने अगर इतना कर लिया
तो आप ये सोचिए आपने कॉमन कैटेगरी का 70% पोर्शन जो है पढ़ लिया, जो कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो इतना ही उन्होंने पूछा है अब तक। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं कॉमन कैटेगरी के जो उन्होंने पूछे हैं, वो आपको मैं करा दूंगा। हालांकि इस पे वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। तो जो आपका पहला ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन बस इसको ही रीअरेंज करके लिख दिया है। अब ये अगर एक्स के नीचे ले जाता हूँ मैं सी को, तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। लॉग लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि सी, ठीक है ना? अब मैं सी कैसे आएगी वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? एक्स अपॉन सी, ओके, और लॉग इधर ले जाऊंगा, डेट इज ई की पावर एक्स अपॉन सी, इतना तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना? ठीक है। अब इतना लिख दिया तो यहाँ से इतना पोर्शन इसको मैं छुपा लेता हूँ। एक्स अपॉन सी लॉग की वजह से आ जाएगा ई की पावर, डेट इज ई की पावर एक्स अपॉन सी, इतना आ गया। उसके बाद जो अपॉन में सी था वो भी साथ में मल्टीप्लाई में मैंने लिख दिया यहाँ पे, और किसके इक्वल होगा? इक्वल होगा एस प्लस वाई के। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर है ना ये? जी बिल्कुल करेक्ट है रिलेशन ये। तो ये भी ऑप्शन नहीं है हमारा। अब हम बात करते हैं दूसरे के बारे में। तो उन्होंने क्या कहा है? डी एस अपॉन डी साई इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई। तो आपको एक चीज पता है कि एस इज इक्वल टू सी टेन साई होता है। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ साई के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से डी एस अपॉन डी साई जो मुझे मिलेगा वो क्या होगा? सेक स्क्वायर साई। तो ऑप्शन नंबर बी भी मेरा राइट आंसर हो गया, ठीक है ना? क्योंकि वो भी स्टेटमेंट मेरा करेक्ट है और ये वाला स्टेटमेंट भी मेरा करेक्ट है। दो करेक्ट स्टेटमेंट हो गए। हमसे इन्होंने पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके डी के बारे में। तो इन्होंने कहा है कॉमन कैटेगरी से रिलेटेड एक रिलेशन ये भी होता है कि एस इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, डेट इज ऑप्शन डी है, वो भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सा है? ऑप्शन सी। तो हमसे आंसर यही तो पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इन्होंने हमसे पूछा था इनकरेक्ट कौन सा होगा, तो सी जो है इनकरेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? कह रहे हैं इफ डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन वेक्टर आर इज इक्वल टू जीरो देन एन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू पूछी है जबकि ये जो है इज इक्वल टू जीरो हमें गिवन है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट वाले मेरे वीडियोस देखे हैं तो मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको करा रखी है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन वेक्टर आर जो है इसकी वैल्यू इक्वल होती है किसके? एन प्लस थ्री टाइम्स आर की पावर एन, ठीक है ना? ये वैल्यू इसके इक्वल होती है, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इसकी वैल्यू जो है इज इक्वल टू होगा जीरो के, ये हमको गिवन है। इसकी वैल्यू ये होती है और ये हमको जीरो गिवन दे रखी है। आर की पावर एन जीरो होगा नहीं, तो जीरो क्या होगा? जीरो होगा एन प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, डेट इज एन की वैल्यू हमसे पूछी थी, डेट इज -3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर किसी को इसका डिटेल सोल्यूशन चाहिए, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। देखते हैं क्या है। करें द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एट द पॉइंट 1 1 1 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। एक बार फिर से सोचिए, क्या चीज़ फाइंड आउट करना है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है ना? किस चीज़ का? इसका, इस पॉइंट पर, और इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। इतना सब कुछ हमको फाइंड आउट करना है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमको फाइंड आउट करना है। अभी डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है? अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमसे बात कर रहा है ग्रेड फाई के बारे में, क्योंकि ग्रेड फाई को ही हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं। किसके? एट द पॉइंट पी, जो पॉइंट पी हमें गिवन था, इस पॉइंट पर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, डेट इज मैं अगर इसको ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ वेक्टर ए से, तो हमें इसकी डायरेक्शन में हमको फाइंड आउट करना है ग्रेड फाई एट द पॉइंट पी। मीनिंग
हमें जो ओवरऑल फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है ग्रेड 5 एट द पॉइंट P डॉट वेक्टर ए कैप। हमें बस इतना फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये हो गया कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट द पॉइंट P इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो इस क्वेश्चन का पूरा मतलब हो गया, सिर्फ इतना हमें फाइंड आउट करना है। अब जब आपको पता है कि हमें ग्रेड 5 फाइंड आउट करना है तो करना क्या है, सबसे पहले हमें एक्स वाई जेड के साथ डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लेना है फाई के। ठीक है, करते हैं क्या, डेवर फाई अपन डेवर एक्स कितने आएगा, वाई प्लस जेड डेवर फाई अपन डेवर वाई किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस जेड। और डेवर फाई अपन डेवर जेड फाइंड आउट कर लेते हैं, किसके इक्वल आएगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है ना। एक काम और कीजिए, आप इनकी वैल्यूज़ को एट द पॉइंट पी हैंड टू हैंड ही फाइंड आउट कर लीजिए। बाद में पुट करोगे, इससे अच्छा है आप अभी ही पुट कर दें। तो वाई प्लस जेड डेट इज टू, डेट इज टू, डेट इज टू। हो गया ना। ठीक, तो अब यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ से लिखूंगा ग्रेड 5 एट द पॉइंट पी किसके इक्वल होगा टू आई कैप टू जे कैप प्लस टू के कैप के। ठीक है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है ग्रेड 5 एट द पॉइंट पी डॉट ए कैप। कर लेते हैं, टू आई प्लस टू जे प्लस टू के कैप, क्या क्या सारी कैप्स लगा देता हूँ। ठीक है, डॉट हमें फाइंड आउट करना है ए कैप। मतलब ए कैप क्या हो गया, ए कैप की वैल्यू इक्वल होती है किसके, वेक्टर ए दैट इज आई माइनस जे प्लस टू के, इनकी भी कैप्स लगा देता हूँ, अपॉन मॉड ऑफ ए दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4। ठीक है ना। इनकी डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेता हूँ मैं, क्या आएगी, टू दैट इज टू हो गया, यहाँ से हो जाएगा माइनस का टू कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये यहाँ से मैं फाइंड आउट करता हूँ तो मेरा कितना आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट हो रखा है, तो मैंने भी वही सेम लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन जो है यहाँ पर एक टू और लगा हुआ है। तो वेक्टर हमें क्या गिवन है, आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप। रिपीट करता हूँ, जो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप है। ठीक है ना। इसको यहाँ पर भी मैं सही कर लेता हूँ, एक टू यहाँ पर भी आ जाएगा, और एक टू अगर यहाँ पर आएगा इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई, टू माइनस 4 प्लस 4 अपॉन 4 8 प्लस 1 डेट इज 3। आंसर इज 2/3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 2/3 डेट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर एक टू जो था वो मिस हो गया था, मैंने वापस पुट कर दिया, यहाँ पर टू लगाने से आंसर जो है एग्जैक्ट 2/3 मिल गया, डेट इज 2/3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम इसमें आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं डाइवर्जेंस ऑफ आई क्रॉस ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, वेयर ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है ना। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि किसके इक्वल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें जो फाइंड आउट करना है उसकी डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, वेक्टर डेल डॉट वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए। ये हमको फाइंड आउट करना है। मतलब क्या हुआ, हमें फाइंड आउट करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर डेल वेक्टर आर वेक्टर ए, हमको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हर एक चीज़ के मीनिंग जो है अंडरस्टूड हैं, जैसे कि वेक्टर आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो आपको पता होना चाहिए जो वेक्टर आर होता है हमारा किसके इक्वल होता है, वेक्टर आर इक्वल होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किसी भी मूविंग पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है एट द टाइम टी। और अब एक और वेक्टर है वेक्टर ए, तो वेक्टर ए को मैं एज्यूम कर लेता हूँ क्या है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। इसका इस्तेमाल करना है इसलिए मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है ना। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ओपन करना आपको आता ही होगा, कैसे करेंगे, डेवर अपॉन डेवर एक्स डेवर अपॉन डेवर वाई डेवर अपॉन डेवर जेड। ठीक है,
एक्स वाई जेड और A1 A2 A3। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा हमारा, इज इक्वल टू Y A3, ठीक है, डेवर अपॉन डेवर एक्स टाइम्स डेवर अपॉन डेवर एक्स, एक बार लिख लेते हैं। तो Y A3 माइनस Z8, फिर शुरू हो गए। इसको आगे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, डेवर अपॉन डेवर एक्स, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है ना, माइनस डेवर अपॉन डेवर वाई टाइम्स क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, डेट इज A3x माइनस ZA1, ठीक है, प्लस डेवर अपॉन डेवर जेड टाइम्स क्या आएगा हमारा, अब इसकी मल्टीप्लाई, डेट इज x A2 माइनस A1 वाई, ठीक है ना। ठीक है, इसका x के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 0। इसका y के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 0। इसका किसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, 0। दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 0। ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ये तो LT 2018 में आया हुआ था और ये मैंने कई अलग अलग एग्जामिनेशन में भी देखा है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लीजिए कि डाइवर्जेंस ऑफ R क्रॉस A की वैल्यू जो होगी किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। अब हम इसमें बात करते हैं अपने अगले सवाल के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं इफ़ A एंड B आर द कांस्टेंट वेक्टर, ये वेक्टर जो हैं कांस्टेंट वेक्टर्स हैं, देन द वैल्यू ऑफ डेल RAB, मतलब हमें फाइंड आउट करना है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर R, वेक्टर A, वेक्टर B। तो हमें इतना ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है किस चीज़ का, इन तीनों के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दे रखा है हमको, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, वेक्टर R, ठीक है ना, डॉट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, लिख सकते हैं, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपको अभी अभी इन्होंने इसमें एक चीज़ और दे रखी है कि A और B जो हैं कांस्टेंट वेक्टर हैं। कैसे वेक्टर हैं, कांस्टेंट वेक्टर हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट वेक्टर हैं तो मैं A को A क्रॉस B से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि A क्रॉस B एक वेक्टर क्वांटिटी तो हाँ आएगी, क्योंकि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B एक स्केलर क्वांटिटी तो आएगी, क्योंकि ये दोनों भी एक मैग्नीट्यूड इनका कांस्टेंट है, क्योंकि ये कांस्टेंट वेक्टर हैं। दो कांस्टेंट वेक्टर की मल्टीप्लाई करने पर एक कांस्टेंट वेक्टर एक तो मिलेगा, तो मैंने इसको A से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, वेक्टर R डॉट वेक्टर A, ठीक। और वेक्टर ए के कुछ कोफिशिएंट भी लिख लेता हूँ। वेक्टर ए को इस तरह से लिख देता हूँ कि A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। हालांकि आपको ये क्वेश्चन करना नहीं है, डायरेक्ट एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करना है कि इसकी वैल्यू जो है A क्रॉस B के इक्वल आती है। कैसे आएगी अभी बताते हैं आपको। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर R डॉट वेक्टर A, ये हमको फाइंड आउट करना है। सबके वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्या है, इसकी वैल्यूज होंगी आई डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे कैप डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस के कैप डेवर अपॉन डेवर जेड। ये वैल्यू होती है किस चीज़ की, डेल की। डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ में, वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए, डेट इज क्या हो गया हमारा, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट से हमें मिलेगा XA1 प्लस YA2 प्लस ZA3। तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। करेंगे कैसे, हमें डॉट प्रोडक्ट को ओपन करना है, कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक चीज़ आप ये देखिए, अगर मैं इस पूरे को इसके साथ ऑपरेट करता हूँ तो क्या होगा, जो x वाला है उसका तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा और बाकी का क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब क्या हुआ, ये पूरा जो है एक बार इसके साथ ऑपरेट होगा, एक बार इसके साथ ऑपरेट होगा और एक बार इसके साथ ऑपरेट होगा। तो क्या आएगा मेरा,
आई टाइम्स A1 प्लस जे कैप, ये कैप्स हैं, टाइम्स A2 प्लस के कैप टाइम्स A3। और आप देख रहे हैं ये क्या चीज़ है, इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए। और मैंने वेक्टर ए को क्या एज्यूम किया था, मैंने वेक्टर ए को एज्यूम किया था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। आंसर। मैंने आपको बताया था ये आपको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करना है, तो आप इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर सकते हैं।